Hello everybody, here is YD Sharma in front of you from Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshapuri, Muzaffarnagar. Once again, first of all, the best compliment regard from me, YD Sharma, and from my school Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshapuri. We will going to study today about direct and indirect speech. पहले भी इसकी कुछ वीडियोस बनाई जा चुकी है, उनमें कुछ पहले नियम जो रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सारे बताए जा चुके हैं। कोशिश करनी है कि आप इस वीडियोस में पुराने नियमों का एक बार रिवीजन और नेक्स्ट एक टॉपिक है इंपैरेटिव सेंटेंसेस, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो सेंटेंसेस के प्रकार है वो 5 प्रकार होते हैं। मैं पहले सेंटेंसेस के प्रकार के बारे में डिटेल कर रहा हूँ आपसे कि पहला जो टॉपिक है असर्टिव, दूसरा आता है आपका इंटरोगेटिव, तीसरा टॉपिक आता है इसमें इम्पेरेटिव, फोर्थ आता है इसमें एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी इसकी स्पेलिंग में आता है, और 5 नंबर पे ऑप्टेटिव। There are 5 types of sentences which you are studying in direct and indirect speech and as well as grammar. यानी ग्रामर में और जितना भी आपके टॉपिक्स आते हैं 5 प्रकार के वाक्यों का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वाक्यों का अध्ययन यानी वाक्यों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें वाक्यों के पहचान नहीं पता तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो हम बनाते हैं, जो टॉपिक चेंज करते हैं, जो भी वाक्य परिवर्तन करते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमें पहचान नहीं आ पाती। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक बार अध्ययन कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस की पहचान पहले तो वीडियोज़ में बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी क्लियर कर लें कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव के एक साथ अध्ययन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप इनमें अफर्मेटिव व निगेटिव दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यदि पूछा जाए कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो कुछ विद्यार्थियों की एक समस्या होती है कि मैं इंग्लिश में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को नहीं पहचान पाता। तो देयर इज़ ए फर्स्ट रिकॉग्निशन, पहली एक आइडेंटिफिकेशन है कि वाक्य की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है। यानी असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से होती है। ऑलवेज, हमेशा वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से मान के चले हैं, ये बहुत मेजर पहचान होती है। और वाक्य के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। सब्जेक्ट से शुरुआत, अंत में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, पहली पहचान आपकी। सेकंड, इंटरोगेटिव, ये पहली वीडियोज़ में बताया जा चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा फिर अध्ययन कर लेंगे कि ये 2 प्रकार से होते हैं, फर्स्ट टाइप व सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वह वाक्य आते हैं जिनकी शुरुआत किसी मॉडल ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज से होती है। प्राइमरी में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये शब्द होते हैं। और मॉडल में होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट, टू, विल और शैल। यदि वाक्य की शुरुआत किसी मॉडल ऑक्सिलरीज से या प्राइमरी ऑक्सिलरीज से है, यदि वाक्य की शुरुआत है और बाद में वाक्य के क्वेश्चन साइन है, तो वह सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव होगा। ये दूसरी पहचान क्या होती है, दूसरा प्रकार के सेकंड टाइप के जो सेंटेंस हैं वो WS टाइप होते हैं। WS टाइप में क्या होता है कि WS टाइप वो शब्द, जो वाक्य जो शुरू हो रहे हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इन वाक्यों की पहचान बाद में वही क्वेश्चन साइन होता है, इनके तुरंत बाद मॉडल ऑक्सिलरीज या प्राइमरी होनी चाहिए अवश्य, और लास्ट में क्वेश्चन साइन अवश्य होता है। ये थोड़ी थोड़ी पहचान मैंने दोनों के बारे में बता दी। अब तीसरा हमारा टॉपिक आज शुरू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो पहचान करनी है आपको, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं, इनकी डिटेल में आज अध्ययन करेंगे हम। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले, यानी आज्ञा देने वाले। सेकंड, रिक्वेस्ट वाले वाक्य, यानी प्रार्थनावाचक, जिनमें विनती हो रही है। तीसरे नंबर में मना करना, प्रोहिबिट करना, यानी फॉरबैड करना।
आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, मना करना, चेतावनी देना, वार्न करना, वार्निंग भी इसी में दी जाती है। हर एक वाक्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, जैसे असर्टिव की अलग पहचान है, इंटरोगेटिव की अलग पहचान है, इंपेरेटिव वाक्यों की अलग पहचान होती है, एक्सक्लेमेटरी की अलग अपनी पहचान है, ऑप्टेटिव, ये आपस में मिल नहीं सकते यदि इनकी पहचान पूरी की पूरी हमें क्लियर है तो। अब इसमें आज्ञावाचक, आदेशवाचक, प्रार्थना सूचक, चेतावनी देने वाले वाक्य, सब प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। इन वाक्यों की और पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के शुरू में सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो लुप्त रहता है। तो वाक्य की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि नॉर्मलाइज जो वाक्य की जो सेंसेज जो सीक्वेंस है वो सेंटेंस मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, साइलेंट यू रहता है, क्योंकि इसमें जो आदेश दिया जाता है वो तुम्हें, प्रार्थना की जाती है तुम्हारे से, चेतावनी दी जा रही है तुम्हें, यानी सारे के सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू रहता है, जो लुप्त रहता है, जो शो नहीं होता, हिडन रहता है। तो शुरुआत कैसे होगी? वर्ब से, यानी जो शुरुआत है वाक्य की, जो शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या लेट भी क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है लेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों लेट होती है। तो वाक्य की शुरुआत मेनली क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत है, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट लुप्त रहता है। ये वाक्य की पहचान है। आज्ञावाचक, आदेशवाचक, विनती, प्रार्थना, चेतावनी देना, ये सारे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब इनकी यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करें, सेंटेंस का प्रकार कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज़ होती, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करें इनकी, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है? सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ होती है। इसमें रिक्वेस्टेड कहाँ पे यूज़ होती है? जब वाक्य में प्लीज़ या प्रार्थना इस तरह की शोइंग हो, इस तरह की पहचान आ रही हो। दूसरा इसमें आता है ऑर्डर्ड, यानी आदेश देना, आदेश देने के लिए आता है। तीसरा इसमें एडवाइज्ड, यानी सलाह देना। ये सब सेड या सेड टू के स्थान पर आते हैं। नंबर 4 फॉरबैड, मना करना, फॉरबैड मना करने के लिए। और इसमें आस्क्ड, यदि हमें वाक्य में ऐसी सेंस आ रही हो, में पहचान ना हो रही हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क का यूज़ कर दें। एक इसमें आता है छठा बेग्ड, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना। प्रेड, PRAYED, प्रेड माने प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। ये सारी रिपोर्टिंग और बात ये सेड या सेड टू के स्थान पर। लेकिन it will necessary also you are to use these type of reporting verb, you will have to use after this object। हमेशा इनके बाद में ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये एडवाइस दी जाती है कि आपको ऑब्जेक्ट शो करना पड़ता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें कोमा, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का यूज़ किया जाता है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस के बारे में बात करें, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं इनके। ही सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कॉमास क्लॉज। इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना? वाक्य की शुरुआत जो है प्लीज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में है, सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, ऐसा उसने कहा। किससे कहा?
सब्जेक्ट इसमें लुप्त हो रहा है। यदि सब्जेक्ट लुप्त है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस सीधी सी बात है असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इनमें आ सकता है। लेकिन यदि वाक्य के अंदर फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट नहीं है तो क्लियरली इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो प्लीज़ जब वाक्य की शुरुआत में आ जाए थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या काम करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी। यह ऑब्जेक्ट ना होता तो मैंने आपसे बताया इट विल आल्सो नेसेसरी टू यूज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। टू, कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद में जैसा इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज़ और काइंडली, प्लीज़ और काइंडली दो शब्द हैं आपके पास। इन दोनों के लिए रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देंगे। इन दोनों को वहाँ से हटा देंगे। तो टू गिव मी आ गया। ये नियम आता है आपका प्रोनाउन परिवर्तन का। पहली वीडियोस में प्रोनाउन परिवर्तन क्लियर हो गया होगा आपको। तो मी किसके अनुसार बदलेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या रिपोर्टर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो हमेशा ही बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टर के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आपके वहाँ पे ही, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इससे इसका ऑब्जेक्टिव केस मांगेगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। तो प्लीज़ मी गया ही के पास, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। प्रोनाउन परिवर्तन को क्लियरली समझ लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए भारी लगेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान होते हैं, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन समझना है। इसे समझने के लिए विशेष क्या है कि आपको प्रोनाउन परिवर्तन और टेंस का चेंजेस, यानी टेंस कब बदलना है, किस कंडीशन में बदला जाएगा, ये सब वीडियोस आप ध्यान से, पहले जो वीडियोस है इससे जो बेसिक वीडियोस आ रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उनको ज़रा ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे, तो ये आराम से हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस इसी का एक पार्ट आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक पार्ट आता है, सेंटेंस का टाइप है, तो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, द टीचर सेड सिट डाउन राम। टीचर ने कहा सिट डाउन राम, अध्यापक ने कहा राम बैठ जाओ। इसमें राम का नाम ले दिया, लेकिन किसने कहा, किससे कहा, राम से कहा। तुम बैठ जाओ ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ इसको ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का, राम को। यदि ऐसे संबोधन आ रहा है और सेंटेंस इम्पेरेटिव टाइप है, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं है उसकी, तो उस जो वर्ड दिया, जो संबोधन किया हुआ, जो एड्रेसिंग वर्ड है, उसका आप ऑब्जेक्ट में यूज़ कर लें। द टीचर, सेड या सेड टू के स्थान पर आएगा ऑर्डर्ड, आदेश देना, ऑर्डर्ड राम टू इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू सिट डाउन। बाद में फुल स्टॉप आना है। ये ध्यान रखें, इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी सेंटेंस आ रहा हो उसका जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कैपिटल से होगा, यदि डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में वो, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कंजक्शन के बाद, या जैसे रिपोर्ट इसमें इम्पेरेटिव में टू के बाद यूज़ हो रहा है, इन्फिनेटिव टू के बाद में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ स्मॉल लेटर यूज़ होगा, सिट डाउन। राम को आपने यहाँ यूज़ कर दिया, ठीक है। तीसरा एक उदाहरण लेके चलिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, comma and comma start, take rest and take care about your health.
आराम करना और अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना। डॉक्टर ने मरीज़ से कहा टेक रेस्ट, ध्यान देना, वो आराम करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये मैंने सेंटेंस इसलिए दिया, इसमें स्टार्टिंग में इम्पेरेटिव है और बाद में योर यानी प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ। कैसे चेंज करेंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ऐसा कैसे ही आ गया इम्पेरेटिव केस में, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, एंड कंजक्शन पहले से दिया हुआ है। टेक केयर योर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन योर है अपनी की अंग्रेजी पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। पेशेंट है ही यानी हिम, ऑब्जेक्टिव केस है, तो योर इसके अनुसार चेंज होगा हिज हेल्थ। ये इस प्रकार से उदाहरण बहुत ध्यान से समझते रहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस है वो। चौथा उदाहरण जिसमें काफ़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट comma and comma start, don't make a noise in the class। यहाँ मिस्टेक बहुत होती है सेंटेंस में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो डोंट यूज़ किया हुआ है वो डोंट तो देख लेते हैं, डू तो देख लिया शुरुआत में, लेकिन बाद में क्वेश्चन साइन नहीं देख पाते हो। और जैसे उन्होंने डू नॉट देखा या डू देख लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार से बनाने की कोशिश करते। ध्यान देना, ये छोटी सी गलती सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने देना, बहुत ध्यान से बनाना है। डू नॉट मेक ए नॉइज़ इन द क्लास, बाद में फुल स्टॉप आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो डोंट का मत करो शोर कक्षा में, हिंदी आ रही है। किसको कहा? विद्यार्थियों को कहा। किसने कहा? अध्यापक ने कहा। द टीचर सेड टू, डोंट के अनुसार यदि वाक्य में डोंट है तो क्लियरली आप फॉरबैड का यूज़ कर दें। फॉरबैड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। क्या किया आपने इसमें? टू, यहाँ पे डोंट था, डोंट माने मत होता, मत। मैंने क्या किया है, वो फॉरबैड का यूज़ कर दिया, मैंने किया, यानी नॉट का यूज़ फॉरबैड में ऑटोमेटिकली हो गया, यानी नॉट का यूज़ आपको अलग से नहीं करना है। तो फॉरबैड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज़ इन द क्लास। यदि आप इसे सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, यदि आपने ऑर्डर्ड यूज़ किया, फॉरबैड का यूज़ नहीं किया, तो नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। इस प्रकार फॉरबैड का यूज़, डोंट का यूज़ में, डोंट में फॉरबैड और ऑर्डर्ड दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट का यूज़ क्लियरली कर ले। और एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जितना आप समझेंगे ध्यान से उतना ही आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें एक और ध्यान रखें आप, जो टेंस का चेंजेस है वो पहले वीडियोज़ में बताया जा चुका। टेंस का परिवर्तन जो बहुत ध्यान से करना है, यदि प्रेजेंट सिंपल आता है, ये असर्टिव केसेस में आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस होता है, तो उसे पास्ट सिंपल में आप चेंज कर देते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन आती है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन में परिवर्तित कर देते हैं। पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना है आपने? या तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसको चेंज करेंगे आप, इट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वॉज वर वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो उसे चेंज करेंगे हैड बीन और वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, मैंने इसमें ऐसे लिख दिया, इसमें लिखा हुआ है हैज़ हैव के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच में। यानी रिपोर्टेड स्पीच पे जब आप टेंस बदलेंगे उसका ध्यान रखेंगे। बेसिक नियम में आपको ये पढ़ाया जा चुका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो कॉमास के बाहर है, ये वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। अंदर का टेंस क्या होता है, एक नॉर्मली जनरलाइज कहा दिया जाता है कि टेंस नहीं बदलेगा। टेंस क्या होता है, मेरी समझ में वो नहीं आ पा रहा, तो वो समझने के लिए बेटे ध्यान से सुनना है इस बात को कि टेंस क्या होता है कि आपको बेसिक वहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसको बदलना होता है टेंस के रूप में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नियम लिखा जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमास के बाहर यदि कॉमास के बाहर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। अंदर का टेंस में क्या चेंज करना होता है, वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस में परिवर्तित होते हैं। तो यदि पास्ट टेंस है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कॉमास के बाहर तो अंदर का टेंस बदलेगा। वो टेंस बदलने वाला जो नियम मैंने जो ये सिखा रहा हूँ वो वही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसमें हैज़ और हैव के साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इट विल चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसे ही फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर में विल को वुड में, शैल को शुड में। एक परिवर्तन हो रहा है, यदि वाक्य में कोई एडवाइस दी जा रही है और आपको उसे चेंज करना है, एडवाइस दी जा रही है तो विल और शैल दोनों को शुड में चेंज करें। ये आपके टेंस का परिवर्तन है। टेंस का परिवर्तन को बहुत ध्यान से करना। ये आपके प्रोनाउन परिवर्तन की लिस्ट है। प्रोनाउन परिवर्तन को बहुत ध्यान से मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर दोबारा से ज़रा इस पर बहुत ध्यान रखेंगे कि आपके जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी आते हैं, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, पजेसिव एग्जेक्टिव में माई आर, पजेसिव प्रोनाउन में माइन और आर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और सेल्स। ये फर्स्ट में है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलेंगे एस। सेकंड जो प्रोनाउन है वो यू है, यू ऑब्जेक्टिव, योर पजेसिव एग्जेक्टिव, योर्स पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, ये बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या कहता है, ही, शी, इट और दे, इनके ऑब्जेक्टिव केस, इनके पजेसिव एग्जेक्टिव, इनके पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये नो चेंज में आते हैं बेटे। तो यदि इस नियम को फॉलोअप करें कि फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होते, तो इन प्रोनाउन के परिवर्तन का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ साथ जो समय सूचक शब्द आते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से ये परिवर्तन करते रहेंगे तो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखिए, The principal said, "Sit down, boys." सेंटेंस में कहा प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज़, तो क्लियरली प्रिंसिपल ने संबोधित किया बॉयज़ को, इंडिकेट किया ऑब्जेक्ट इसमें बॉयज़ को। अब बॉयज़ को यदि आपने यही यानी रिपोर्टेड स्पीच में रोक दिया तो यहाँ यदि आप उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करें, द प्रिंसिपल ordered boys to sit down। ये परिवर्तन जो है इंपेरेटिव केसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में ये परिवर्तन आप इनको ध्यान से समझ गए होंगे काफ़ी हद तक, और इनको क्लियरली इनके एग्जाम्पल्स देख लेना। और मैं समझता हूँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस की जो एक्सरसाइज आपके क्लियर होगी। थैंक यू।